नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपने देखना शुरू कर दिया है भारत केसरी। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है उसने दहाड़ा है। यह आपने अक्सर सुना होगा। शिक्षा का जिस प्रकार से बाजारीकरण किया जा रहा है, शिक्षा कहीं न कहीं इन चीजों में पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। अभी मैं जहां बैठा हुआ हूं, यह एलन का देहरादून का सेंटर है। हमारे साथ बैठे हुए हैं एलन के इस सेंटर को देख रहे हैं विनय जी। आइए उनसे बात करते हैं किस प्रकार से एलन जो है अपने बच्चों को तैयार करता है, किस प्रकार से उन्हें शिक्षा के लिए अग्रसित करता है और क्या क्या तैयारी करता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत केसरी पर बात करने के लिए। सर, एलन जो है क्या है, सीधी और सरल भाषा में आप हमारे दर्शकों को बताएं। एलन असल में 1988 में श्री राजेश महेश्वरी जी हमारे फाउंडिंग मेंबर डायरेक्टर हैं एलन के। उन्होंने ब्रजेश महेश्वरी जी और 4 ब्रदर हैं, गोविंद महेश्वरी जी और नवीन महेश्वरी जी, इन्होंने अपने पिताजी की याद में, पिताजी का नाम है श्री लक्ष्मी नारायण महेश्वरी, तो उनका LN लक्ष्मी नारायण LN को जोड़ के उनकी याद में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। तो उनके लिए क्या महत्व रखता है ये, क्योंकि उनके पिताजी के नाम से ये चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एलन जब उन्होंने 1988 में 8 बच्चों के साथ राजेश महेश्वरी जी ने स्टार्ट किया था, तो उनका विजन बिल्कुल डिफरेंट ही था कि कोटा जो शिक्षा नगरी के नाम से आज की डेट में जाना जाता है, उसमें इनका बहुत अहम योगदान रहा। क्योंकि उस टाइम पे जब इन्होंने स्टार्ट किया तो स्थिति बिल्कुल अलग थी, कोई कोचिंग वगैरह वहाँ नहीं होती थी। तो VK बंसल साहब और राजेश महेश्वरी जी ये माने जाते हैं कि जिन्होंने कोटा नगरी में एजुकेशन का ये स्टार्ट किया। और आज करीब 1988 से आज तक करीब 35 लाख बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। और करीब अभी प्रेजेंटली मैं कह सकता हूँ कि 3.5 लाख बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है में। करीब आप मान लो 65 शहरों में हमारा सेंटर है। 285 क्लासरूम प्रोग्राम्स क्लासरूम्स में बच्चे पढ़ रहे हैं और करीब 400 हमारे टेस्ट सेंटर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में। टेस्ट सेंटर्स का मतलब होता है केवल टेस्ट देने की जगह। और ये 285 जो रेगुलर क्लासरूम कोर्स क्लासेस होती हैं, वो जैसे ये हमारा एक है, तो देहरादून में 2 हैं तो 2 माने जाएंगे, लेकिन शहर केवल 65 है। केवल 65 शहर में एलन की प्रेजेंस है इन ऑफलाइन कोचिंग, और ऑनलाइन डिजिटल तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो काफी एलन का इस मामले में नाम है। और एलन में महेश्वरी जी का ये रहता है कि एक तो उनकी टैगलाइन है राजेश महेश्वरी सर की कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिजल्ट इज द पावर ऑफ एलन। उनका शुरू से यही रहा है कि कोई बच्चा अगर हमारे यहाँ पढ़ता है तो तभी हम उसका रिजल्ट दिखाएं। जी सर, एक बात बताइए कि एलन में कितने बच्चे जो है पर साल आपके यहाँ से क्वालिफाइड होते हैं नीट के माध्यम से या फिर अलग अलग? सर, क्वालिफाई मार्क तो काफी लो रहता है और एलन का तो मैं एग्जैक्ट आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि इतना बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा होता है, उसी तादाद में हमारे यहाँ से सिलेक्शन होते हैं। देहरादून से अगर मैं आपको बताऊं कि करीब इस साल 50 बच्चे MBBS में एडमिशन ले लेंगे, जिसमें से 35 बच्चा मैं कह सकता हूँ 29 तो कंफर्म हो गया अभी तक कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं मैनेजमेंट के, उनमें भी सीट मिलनी मुश्किल होती है वैसे तो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जिनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा वो करीब 50 बच्चे इस साल देहरादून से होंगे। IIT में भी करीब 50 बच्चा ऐसा है जो IIT में एडमिशन देहरादून से ले सकता है। इसी परसेंटेज के हिसाब से आपको काफी बच्चा ऑल ओवर इंडिया, आपको जिस भी सरकारी कॉलेज में जाएंगे, चाहे IIT में जाएंगे, चाहे किसी मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, किसी एम्स में जाएंगे, तो आप वहां जाके अगर आप देखें तो जितना भी बच्चा वहां पढ़ रहा है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको LN की मिलेगी। सर, एक बात जो खुलकर सामने आती है कि अभी तक जो इस बार जो 2025 का रिजल्ट है नीट का, जी, आपके यहाँ से कितने बच्चे ने क्वालिफाई किया और क्या रैंक वाइज कुछ आपके पास डाटा भरवली कुछ? मैं रैंक वाइज आपको बताऊं, वैसे हमारे यहाँ से क्वालिफाई हम मानते हैं कि क्वालिफाई तो एक परसेंटेज होती है कि उससे ऊपर कितने बच्चे आए, वो तो मैं कह सकता हूँ करीब 60-65 बच्चे हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज ले पाएंगे बच्चे, वो अभी तक मैं 35 कह सकता हूँ कि 35 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई हो सकते हैं।
जी। और इस बार कौन कौन से बच्चे पास हुए? हमारे जो बच्चे अच्छी रैंक लेके आए हैं, एक तो सारांश मित्तल है, ऑल इंडिया रैंक 69, फिर एक हमारी अनुष्का राणा है, 304 रैंक है, और काफी बच्चे हैं। तो टॉप 200 में हमारे पास मेरे ख्याल से टॉप 500 में 2 हैं, टॉप 100 में 1 है, और टॉप 3000 में 5 बच्चे हैं। ऐसे काफी बच्चे हैं जो, जैसे सारांश मित्तल के बारे में आपने बताया, अनुष्का राणा के बारे में बताया, इन लोगों की तैयारी क्या कुछ अलग होती है या सभी बच्चों के समान आप इनको भी मतलब स्टडी करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, क्या है? सर होता क्या है कि ये बच्चे, हमारे पास 3 कैटेगरी में बच्चे होते हैं। एक होता है ड्रॉपर बच्चा जो 12वीं करके आता है, उसके बाद एक ही साल होता है। एक बच्चा होता है जो 10वीं खत्म करके तैयारी करने आता है, उसके पास 2 साल होते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो 9वीं 10वीं में 8वीं में एडमिशन ले लेते हैं, उनके पास किसी के पास 3 साल होते हैं, किसी के पास 4 साल होते हैं। तो ऐसे ब्रेकअप है। ये जो सारांश और अनुष्का आए थे, ये 10वीं के बाद आए थे। तो इन दोनों का शुरू से ही काफी, मतलब इनका करीब 210 दिन का मैं मान के चलूं कि साल में क्लासेस लगती हैं, 210 या कभी 210 से भी ज्यादा भी लगती है क्लासेस। तो उन क्लासेस में ये बच्चे रेगुलर आते हैं। तो सुबह स्कूल गए, स्कूल के बाद इमीडिएटली वहां से सीधा ये एलएन आ जाते थे। एलएन आने के बाद इनके पास इनकी क्लासेस चलती हैं 4 सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, 4 सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस चलती हैं। उसके बाद इन लोगों का होता क्या है कि कोई अलग पढ़ाई नहीं थी इन लोगों की, बाकी बच्चों जैसी जो सभी का रूटीन है वही बता रहा हूँ। फिर ये बच्चे रुक जाते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, जितनी देर तक पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल की, उस दिन भी पूरे दिन यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। तो इन बच्चों का ये रहता है कि जिस बच्चे ने अपने सारे डाउट्स या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके ही घर गया, तो वो बच्चा गेन कर लेता है। तो ये वैसे ही बच्चे थे जितने भी हमारे ये 35-40 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इनको मैं रोज ही देखता था, हमारे एलएन में ही बैठे रहते थे, क्लास हो चाहे ना हो। तो सारा दिन यहाँ बैठ के पढ़ना, टीचरों से बात करना, अपने डाउट्स क्लियर करना। तो जब तक डाउट क्लियर नहीं होते थे, ये वैसे बच्चे थे कि मतलब इन्होंने खाना भी नहीं खाना, मतलब पहले ये क्लियर कर लूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। अनुष्का भी ऐसी थी, ये भी ऐसे था, बाकी बच्चे भी ऐसे थे। तो ये सारे इक्वल मेहनत वाले बच्चे थे। वो एग्जाम वाले दिन में डिपेंड करता है कि बच्चे का कैसा सेंटर कैसा आया। जैसे सारांश मित्तल का जो सेंटर आया था, हम तो वहां भी गए थे। उसने कहा था कि मेरे को एनकरेज करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए वहां पे। तो सारांश के टेस्ट सेंटर में क्या हुआ, लाइट चली गई, 15-20 मिनट तक लाइट ही नहीं थी सेंटर पे। तो सारांश बोलने लगा 4 क्वेश्चन और मैं ठीक करके आ जाता, तो इसकी ये ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला सकता था। काफी रोया, आके बाहर हमारे फैकल्टी उसको मिले तो उनके बिल्कुल गले मिलके रोता रहा काफी देर तक। अपनी मम्मी के पास भी डॉक्टर है, उनकी मदर भी, वहां भी काफी रोया जाके कि मेरे 2-3 क्वेश्चन छूट गए क्योंकि लाइट चली गई थी। तो ये बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 वाला बच्चा था। तो कोई बात नहीं, ईश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया है। 69 भी बहुत बढ़िया रैंक है। हो सकता है इसको एम्स दिल्ली में किसी न किसी तरीके से सीट मिल जाए, अगर तो मिल जाएगी, लेकिन अदरवाइज ये बहुत अच्छा एम्स या किसी बहुत अच्छे मौलाना वगैरह भी किसी में चला जाएगा। सर एक बहुत बड़ा मतलब कहा जाए कि कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है जी, एलन जैसे सारांश मित्तल के बारे में, कि सारांश मित्तल को आप भी अपना बच्चा बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ा, हमारे यहाँ से क्वालिफाई किया। कोई और इंस्टीट्यूट वाला वो भी यही बता रहा है कि सारांश मित्तल हमारे यहाँ से पढ़ा, हमारे यहाँ से क्वालिफाई किया। ये क्या मामला है सर? ये वैसे तो मैं उनका कहना है कि हमारे यहाँ तैयारी कर रहा था, हमारे यहाँ तैयारी कर रहा था। आप देखो, हमारे यहाँ एलन का जो मैंने अभी बताया कि राजेश महेश्वरी जी का पहला टैगलाइन जब शुरू हुआ था एलन, तब भी यही था कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिजल्ट इज द पावर ऑफ एलन। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारा ये बच्चा जो आपका है, ये हमारी अटेंडेंस शीट है एलन की, जो अर्नस्ट एंड यंग EY वेरीफाइड है। EY वेरिफिकेशन का मतलब है कि एलन एक ऑर्गेनाइजेशन है, अर्नस्ट एंड यंग, बहुत फेमस और इन्हीं चीजों के लिए है। ये हमारे सारे बच्चे जितने भी हैं, ये बच्चे का नाम है, ये उसका कोर्स है, ये उसका बैच नेम है, ये कोर्स किस दिन शुरू हुआ, किस दिन खत्म हुआ, हमने कितनी क्लासें लगाई, वो बच्चा कितने दिन प्रेजेंट था, उसकी परसेंटेज कितनी है। तो ये मैं पूरे देहरादून के हर बच्चे की लिस्ट आपके सामने फिजिकल रूप में पेश कर रहा हूँ। इसमें देखो, ये 40वें नंबर पे सारांश मित्तल की एंथुजियास्ट फेज 1 में D5ME1R RES में 29 मार्च को शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म होने वाली क्लास है, जो 210 दिन की क्लास लगी, 181 दिन ये प्रेजेंट था।
86.19% इसकी हमारे यहाँ पे सिस्टम में अटेंडेंस दिखाई दे रही अच्छा है। सर, एक चीज मैं यहाँ डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके पास डाटा है, ये मैनुअली डाटा है या बायोमेट्रिक? नहीं, ये बायोमेट्रिक का डाटा है। हाँ। बायोमेट्रिक का डाटा है एक्चुअली में, क्योंकि हमारी जो डाटा में सर छेड़छाड़ हो सकती है। मैनुअल डाटा ये है। अच्छा, अगर आप मैनुअल डाटा भी देखेंगे, ये आप जो देख रहे हैं रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर है। ये रजिस्टर हम टेलीकॉलिंग के लिए यूज करते हैं कि जब कोई बच्चा मैनुअल क्यों लेते हैं, क्योंकि जब बच्चा पंच करता है तो उसकी अटेंडेंस करीब 2-3 घंटे बाद अपडेट होती है, लेकिन हमें पता करना होता है कि बच्चा आया कि नहीं आया। तो मैनुअल अटेंडेंस इसलिए लगती है ताकि वो पर्टिकुलर बच्चा अगर नहीं आया है तो हम फोन करके पेरेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका बच्चा आज क्लास में नहीं आया। तो पेरेंट को ये रहता है कि भाई बच्चा क्लास में क्यों नहीं आया, घर पे है, कहीं और तो नहीं चला गया। तो इसमें आप देखोगे कि इस बच्चे का ये यहाँ आदित्य ये आ गया, शुरू सनाज मित्तल, ये देखो ये केवल मई में एक दिन एब्सेंट है। ये सारे प्रेजेंट है इसके, ये सरांश मित्तल प्रेजेंट, देखो एक भी एब्सेंट नहीं है। सरांश मित्तल देखो कहीं कोई एब्सेंट नहीं है, पूरा फी है इसका। और मैं ये अभी आप एकदम से आ गए हो और आपने मंगाया ये मेरे से, मुझे नहीं मालूम था आप आने वाले हो। तो ये देखो ना आप, एक दिन और एब्सेंट है, सितंबर को 24 सितंबर को एब्सेंट है ये, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये देखो प्रेजेंट सारा, इस दिन तो खैर 18 अक्टूबर को तो कुछ था उस दिन। तो ये आप देख लो, ये मैनुअल अटेंडेंस में भी आप देखो हमारा ये कोर्स दिसंबर में खत्म है, लेकिन ये बच्चा जनवरी में भी आ गया, जनवरी में भी आया ये बच्चा, क्योंकि ये बच्चा जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर रहा था, दोनों चीजों की तैयारी की। तो मेरे को नहीं लगता कि इस बच्चे का एनरोलमेंट अगर कोई भी कहीं भी कर लेता है, अगर मान लो कोई कोचिंग में ये बच्चा कोई जाके इसका नाम अटेंडेंस रजिस्टर या फॉर्मेट कर लेता है ये बच्चा अगर, तो उसमें अटेंडेंस कितनी जरूरी होती है ये कहीं नहीं दिखाया जाता। बता देते हैं कि बच्चा हमारे यहाँ है, उसकी अटेंडेंस और मैनुअल। मतलब आपका कहना ये कि एनरोलमेंट करके बच्चे का इस तरह से वो दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ। मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन देखो अगर मान लो डिजिटल प्रोग्राम होता है, जैसे हमारा भी डिजिटल प्रोग्राम होता है, तो डिजिटल प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन बच्चे ने क्लासेस अटेंड करी। अच्छा। एक होता है डीएलपी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, उसमें बच्चा सिर्फ टेस्ट देने जाता है। एक होता है रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम, जिसमें क्लास में आता है बच्चा। तो अगर बच्चा मेरे यहाँ प्रेजेंट है और वो मैनुअल अटेंडेंस में भी है और बायोमेट्रिक में भी मेरे पास प्रेजेंट है, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अर्नस्ट एंड यंग वेरीफाई कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। अर्नस्ट एंड यंग तो मेरे को 58% बता रहा है कि वो प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी काफी सारी अटेंडेंस वो मानते भी नहीं है। कभी नेटवर्क इशू हो गया, कुछ हो गया, तो मान लो बच्चे ने पंच किया तो पंच लगा ली, तो उसमें अर्नस्ट एंड यंग कहता है कि जिसमें जरा भी डाइसी है ना वो भी हटा दो। तो मेरे हिसाब से वो करीब 90% के आसपास प्रेजेंट रहा है। अर्नस्ट एंड यंग के हिसाब से 58.1 रहा है। वो हमारी और हमारे द्वारा ही अपॉइंटेड कंपनी है, लेकिन वो हमारी भी नहीं सुनते। वो कहते हैं जो ठीक लग रहा है हम उतना दिखाएंगे। थोड़ा सा सर मैं ईवाई के बारे में समझना। ईवाई सर क्या है, मैं आपको बताऊं, हम सब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम कंज्यूमर फोरम के दायरे में आते हैं, और कंज्यूमर फोरम में कंज्यूमर का राइट है कि उसको कोई मतलब उसको भटकाए ना। आजकल क्या हो गया है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं उनके यहाँ फर्स्ट रैंक आई है, उनके यहाँ सेकंड रैंक आई है, उनके यहाँ इतनी रैंक आई है, तो लोग अपने बच्चे को नहीं देखते कि बच्चे को कौन से लेवल की तैयारी करानी है। वो सोचते हैं वहां से इतनी बढ़िया रैंक आई है तो मैं बच्चे को वहीं भेज दूं, और वहां जाके उनको लेटर ऑन पता चलता है कि पढ़ाई का लेवल तो बिल्कुल ही बेकार है, तो ये बच्चा कैसे निकल गया यहाँ से। तो पता चलता है वो बच्चा ही नहीं है उनका, वो कहीं से लाके फोटो दिखाई जा रही है। तो कोर्ट का आदेश आया था कुछ टाइम पहले, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, वो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि कोई भी कोचिंग किसी भी बच्चे की फोटो नहीं छापेगा अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि वो ज्यादातर बच्चे नाबालिग ही होते हैं, वो 18 साल से कम वाले, तो उनसे कंसेंट लेने की बजाय उनके पेरेंट्स से कंसेंट लेनी बहुत जरूरी है। सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई मान कहाँ रहा है? बड़ी बड़ी हमारे यहाँ तो सारे लोग जो है सर, मैं आपको यहाँ पे डाउट ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सारे लोग फोटो लगा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा है तो कहीं कहीं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है सर इसमें। बिल्कुल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है, मुझे वो एक्चुअली एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या आदेश है, लेकिन मैं ये देखो, आप ये देख रहे हैं कि ये बच्चे की चिट्ठी है टू हेलन करियर इंस्टीट्यूट की, आई अंडरसाइन हियरबाय कंफर्म दैट माय चाइल्ड सारांश मित्तल इज
करंटली एनरोल्ड इन एलन करियर इंस्टीट्यूट। ये इसका फॉर्म नंबर है, वो कौन सी तारीख से एनरोल्ड है, ये उसकी फोटो है, इसके फादर के साइन है, बच्चे के सिग्नेचर है, उस पे सारी डिटेल है। और इसके साथ ये जो मैं अटेंडेंस जो मैं भेजता हूँ, मैं आपको एक ईमेल भी दिखाना चाहूंगा। ये ईमेल मेरे को भेजी गई है एलन द्वारा। मिस्टर अंकेश जैन है हमारे, ये सारा देखते हैं। तो उन्होंने भेजा है कि डियर टीम, प्लीज नोट दैट वी नीड टू सेंड द फॉलोइंग टू मिस्टर धनंजय श्रीवास्तव एंड मिस्टर रोहित त्रिवेदी एट कोटा हेड ऑफिस फॉर EY वैलिडेशन बिफोर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। तो पहले EY वेरिफिकेशन हमें करनी पड़ती है। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो वैलिडेट करनी है पहले वो भेजो, NTA का स्कोर कार्ड भेजो और कंसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स भेजो। तो ये कंसेंट बहुत जरूरी है लिखित में। अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा 90% अटेंडेंस लेके पड़ा है और हमारे पास उसका फॉर्म है, सब कुछ है, लेकिन पेरेंट का रिटन कंसेंट नहीं है, तो हम उसकी तब भी फोटो नहीं छाप सकते। हमारा न्यूज़पेपर ऐड पोस्टपोन हो जाता है। तो मैंने वीडियो भी देखा था, उस गार्जियन ने ये कहा है कि बच्चा हमारा एलन में ही पढ़ाई किया है, यहीं पे तैयारी किया है जी, वो मैंने देखा है वीडियो सर। लेकिन मुझे डाटा चाहिए, क्योंकि बिना डाटा के मैं किसी चीज को प्रामाणिकता के साथ पेश नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा एक स्वच्छ चीज है। अगर ये सही नहीं होगा, इसका बाजारीकरण अगर किया जाएगा तो कहीं कहीं गार्जियन में इसके प्रति जो है दिग्भ्रमिता पैदा होती है। अब कोई इंस्टीट्यूट इन चीजों को अपने व्यवसायिक प्रकटीकरण के लिए प्रयोग करता है तो यह बहुत ही गलत है सर। अब मैं इन चीजों को यहीं पे रोकते हुए मैं एक सबसे जेन्युइन सवाल लेना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में आप हैं, एलन जो है गरीब परिवार बच्चे, जो बड़ी पहाड़ के बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, उसके लिए एलन जो है क्या कर रहा है और उसके लिए क्या तैयारी कर रही है? सर एलन पूरे देश के लिए ही कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम कुछ गरीब बच्चों, क्योंकि एक आप जानते हैं कि सर कोई भी कंपनी अगर कुछ मुनाफा कमाती है हमारे देश में तो उसका समाज के प्रति कुछ दायित्व भी बनता है कि भाई अमीर लोगों के बच्चे या जो रिसोर्सफुल लोग हैं, जिन लोगों को पूरा पता है, कोई भी तरह के लोग जिनको इन सब चीजों के बारे में पता है कि हमारे बच्चों की तैयारी कैसे करानी है, कहाँ जाना है, किससे पढ़वाना है, वो लोग तो सब इजीली अप्रोचेबल हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे पूरे देश में जो दूर दराज के बच्चे हैं, या तो उनको मालूम ही नहीं है कि आगे बढ़ के क्या करना है, और दूसरा उनके पास साधन नहीं है। तो अभी एलन ने ये एक शिक्षा संबल योजना स्टार्ट की है एलन कोटा ने, जो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ही है, केवल हिंदी माध्यम सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। तो आप जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, मैक्सिमम सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एलन कोटा में नीट 2026 के लिए निःशुल्क कोचिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो है निर्धन प्रतिभावान विद्यार्थी जो आर्थिक परिस्थितियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इनके सपनों को पूरा करने के लिए LN महेश्वरी परमार्थ न्यास की तरफ से 2024 में शिक्षा संबल की योजना शुरू की गई थी। तो इसमें सरकारी स्कूल के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम है, और इसमें अभी 2026 के लिए हमने 10 जुलाई तक आवेदन मांगे हैं। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन नहीं, किसी भी ब्रांच में जाके वहाँ भर के दे सकते हैं फिजिकली। अच्छा, तो बच्चा जैसे देहरादून आ सकता है, हमारा यहाँ पे, हमने रुद्रपुर में भी हमारा एक छोटा सा कैंपस है, तो वहां जाके वहां हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल के होने चाहिए केवल, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें 50% उनके 12वीं में होने चाहिए, ये 12वीं पास वाले बच्चे। ठीक है। तो 12वीं में अगर 50% से ऊपर हैं तो मतलब ये अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी आखिरी डेट है 10 जुलाई। एग्जाम होना है 20 जुलाई को। 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, 20 जुलाई को एग्जाम होगा। और इन बच्चों के लिए इसके लिए मैं आपको इसका एक ब्रोशर भी दूंगा, तो आप ब्रोशर को भी आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो निःशुल्क कोचिंग है ये पूरी जी। सर ये एक आखिरी सवाल है सर कि जिस प्रकार से अभी बच्चे का पढ़ाई का वजन बहुत ज्यादा है, उस पर माता पिता का जिज्ञासा कहा जाए बहुत ज्यादा है बच्चे से, मेरा बच्चा ये करना चाहिए, मेरे बच्चे को यही बनना है। समाज में जैसे जैसे लोग चीजों को देखते हैं वैसे ही अपने बच्चे से इच्छा पालते हैं, और बच्चे इस कारण से डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को इस लेवल पे कैपेबल नहीं समझते हैं। तो इसके लिए एलन जो है किस प्रकार का कहा जाए एक प्रोग्राम करता है जिससे बच्चे और गार्जियन के बीच समन्वय स्थापित हो और बच्चे मोटिवेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया सर।
इसका देखो, एलन में जनरली क्या है, एलन में ही क्या पूरे विश्व में जो स्ट्रेस है वो बढ़ता ही जा रहा है लोगों का। पूरे विश्व में आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोले, कोचिंग तो एक छोटा सा शब्द है, नौकरियों में और वैसे भी, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हों, हर जगह लोगों को ना, मतलब आप ये मान के चलो कि बच्चों को किसी भी तरह की स्ट्रेस हो जाती है। पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कई बार, और बच्चों पे बहुत दबाव हो जाता है। और वो बच्चा क्या करता है, वो अपने आजू बाजू भी देखता है कि मेरे साथ वाले बच्चे के तो इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, या इस तरह से और भी कई चीजें हैं। तो जितने भी एलन के जितने भी 56 सिटीज में कैंपस हैं, तो 56 के 56 सिटीज में कम से कम एक या उससे ज्यादा वेलनेस डिपार्टमेंट के काउंसलर्स नियुक्त किए गए हैं, जो बिल्कुल बहुत ही साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। और उनके प्रोफेशनलिज्म के अलावा उनकी एक कोटा में ट्रेनिंग दी जाती है उनको, कि एक बच्चे को किस तरह से हम उसकी स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं, उसकी बात कैसे सुन सकते हैं। तो इसमें केवल बच्चे के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग अवेलेबल है, टीचर्स के लिए भी काउंसलिंग अवेलेबल है, और कोई एलएन का स्टाफ है उसको कोई डिप्रेशन है उसके लिए भी काउंसलिंग अवेलेबल है। और इसमें जरूरी नहीं है कि पेरेंट हमें बोलेंगे कि हमारे बच्चे की काउंसलिंग करो, या बच्चा आके बोलेगा कि मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। इसमें वो काउंसलर्स जो है वेलनेस डिपार्टमेंट के, वो क्लासरूम्स में रेगुलरली जाते हैं, उनका एक टाइम टेबल बना हुआ है। तो क्लासरूम में जाके बच्चों के वैसे डिस्कस करते हैं, तो बात करने से ही उनको आइडिया लग जाता है कि बच्चा किस स्ट्रेस लेवल से गुजर रहा है। तो उसमें फिर वो फाइंड आउट खुद ही चुन लेते हैं उनमें से बच्चे, और उनको अलग से बिठा के उनसे बात करते हैं, और बच्चे बड़े खुल के अपने मन की बात बोलते हैं, और इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मैंने यहाँ देहरादून में देखा है कि पिछले 5-6 महीने के अंदर ही हमने 5-6 ऐसे बच्चे हैं जिनका हमने व्यवहार बदलते देखा है, और जिनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, केवल वेलनेस डिपार्टमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से। तो वैसे तो हमारी देहरादून का जो शहर है ये बहुत खुशियों का शहर है, यहाँ कोई ज्यादा ऐसे केसेस नहीं है, लेकिन ना उन हंसी और मुस्कान के पीछे कहीं ना कहीं बच्चों का दर्द भी छुपा होता है, वो जनरली आम जनता को दिखता नहीं है। ये ऐसे बच्चों के लिए ये वेलनेस डिपार्टमेंट है। तो आईआईटी और मेडिकल की नीट की तैयारी कोई बहुत आसान नहीं है, काफी टफ है। 25 लाख बच्चा अपीयर होता है, तो 25 लाख बच्चे में टॉप 50,000 में आना तो बहुत स्ट्रेस वाली बात है। सर, एक आखिरी और अंतिम सवाल मैं लेना चाहता हूँ जी कि जो बच्चे असफल हो जाते हैं, जी, उनको उनके लिए क्या संदेश है, और उनके माता पिता के लिए एलन जो है क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो सर, असफलता तो कोई शब्द ही नहीं मानता हूं मैं कि कोई असफलता कोई शब्द है। असफलता तो हमारी क्योंकि उसके कारण अपनी होता है मानसिक कि स्थिति हाँ, है, वो जो उसको असफल मान लेती है। आप ये देखिए, हम सब टीचर्स हैं, यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, काफी टीचर ऐसे हैं, मैक्सिमम टीचर ऐसे हैं जिन्होंने अपने टाइम पे AIPMT दिया होगा, IIT दिया होगा, और उनमें हो सकता है क्वालिफाई नहीं हो पाए, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, लेकिन अब आके इतनी पूरी पूरी कितनी सफलता से हम लोग यहाँ टीचिंग कर रहे हैं। हमारे अलावा भी इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे और अच्छे पैकेज पे और बहुत मतलब खुश जिंदगी बिता रहे हैं, कि केवल IIT मेडिकल ही नहीं रह गया दुनिया में, और भी बहुत काम है। तो इसमें असफलता तो कभी नहीं होती, बस एक पर्टिकुलर टारगेट से बच्चा मिस हो जाए तो टारगेट इमीडिएटली बच्चा या तो दोबारा स्थापित करे, 2-3 बार आप ड्रॉप कर सकता है बच्चा, कोशिश कर सकता है, लेकिन उससे उसकी नॉलेज ही बढ़ती है। तो जब बच्चे की पढ़ाई से नॉलेज बढ़ती है, तो यहाँ नहीं तो कहीं और वो जरूर सक्सेसफुल होता ही होता है। पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों को एनकरेज करते रहें, और उनको और ऑप्शंस भी साथ साथ दिखाते रहें कि जीवन सिर्फ यही नहीं है कि एक एग्जाम के अंदर ही सिमट के रह गया, और भी बहुत ऑप्शंस मिलती हैं बच्चों को। तो दे मस्ट बी रेडी फॉर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, क्योंकि केवल ये जो फेलियर है, फेलियर ये हमारे मन की स्थिति है जिसको हम मान लेते हैं कि फेलियर है, लेकिन फेलियर कोई ऐसा वर्ड नहीं है। ये थे हमारे साथ विनय माकन जी, देहरादून एलन के सेंटर हेड। इन्होंने भारत केसरी के सभी सवालों का जवाब दिया और बच्चों को मोटिवेट करने के भी गुरु मंत्र दिए। प्रशांत चौधरी, भारत केसरी, देहरादून।